जय हिंद साथियों, मैं रविंद्र सिन्हा गुरुकुल गुमला के इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज 1 नवंबर है और 1 नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ आज एक नया वीडियो लेकर आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूं। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा ताकि आने वाले परीक्षाओं में आपको इस वीडियो का भी लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता? जी हाँ, किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है स्पेन। जी हाँ, स्पेन ने कोलंबिया को 0-1 से पराजित कर साथियों यह खिताब अपने नाम किया है। तो याद रखेंगे, इस टूर्नामेंट की विजेता टीम कौन है? तो स्पेन। और इस टूर्नामेंट की उप विजेता टीम कौन है? तो कोलंबिया। जी हाँ साथियों, आपको पता है कि इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हो रहा था? तो इस टूर्नामेंट का आयोजन भारत के ओडिशा राज्य में हो रहा था। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने? जी हाँ, ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका राइट आंसर है लूला डी सिल्वा। जी हाँ, किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, याद रखेंगे, लूला डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आज का तीसरा प्रश्न है, कौन सा देश अगले साल 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, यह प्रश्न है और इसका राइट आंसर है फिजी। जी हाँ, फिजी में इसका आयोजन होगा। और साथियों, फिजी की राजधानी कौन सी है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो फिजी की राजधानी याद रखेंगे सुआ। और इसकी आधिकारिक मुद्रा साथियों कौन सी है? तो इसकी आधिकारिक मुद्रा का नाम फिजियन डॉलर है। जी हाँ, जरूर याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म के वैज्ञानिकों ने एक स्वदेशी ओवरहॉसर मैग्नेटोमीटर विकसित किया है। भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान किस शहर में स्थित है? आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है मुंबई। आपको मैं बता दूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म मुंबई के वैज्ञानिकों ने एक स्वदेशी ओवरहॉसर मैग्नेटोमीटर विकसित किया है। और ओवरहॉसर मैग्नेटोमीटर दुनिया भर में चुंबकीय वेधशाला द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सबसे सटीक मैग्नेटोमीटर में से एक है। इसे अलीबाग चुंबकीय वेधशाला में स्थापित किया गया है साथियों। और यह जो मैग्नेटोमीटर है, यह मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र माप करने के लिए वाणिज्यिक मैग्नेटोमीटर पर भारत के निर्भरता को कम करने में सहायता करेगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए किस संघ ने वर्ष 2035 से पेट्रोल डीजल की नई कारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए समझौता किया है? जी हाँ, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए किस संघ ने वर्ष 2035 से पेट्रोल डीजल की नई कारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए समझौता किया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है यूरोपीय यूनियन, यानी यूरोपीय संघ ने। जी हाँ, इस समझौते का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास को तेज करना है ताकि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला आसानी से किया जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले छठे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। आज का अगला छठा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय एयरफोर्स ने किस देश के साथ मिलकर युद्धाभ्यास गरुड़ 7 को शुरू किया है? जी हाँ, भारतीय एयरफोर्स ने किस देश के साथ मिलकर युद्धाभ्यास गरुड़ 7 को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। मैं बता दूं कि यह जो युद्धाभ्यास हो रहा है साथियों, यह राजस्थान के जोधपुर में किया जा रहा है। तो आंसर जरूर याद रखेंगे, भारत ने किस देश के साथ गरुड़ 7 नामक युद्धाभ्यास को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है फ्रांस। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर तीसरी बार सुल्तान जोहर कप 2022 का खिताब अपने नाम किया? जी हाँ, सुल्तान जोहर कप 2022 का खिताब अपने नाम किया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट की उप विजेता टीम है, जबकि भारतीय जूनियर हॉकी टीम इस टूर्नामेंट की विजेता टीम है। और साथियों, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इस टूर्नामेंट का आयोजन मलेशिया में हुआ था। मैं इस टूर्नामेंट के फैक्ट्स के बारे में बता दूं कि साथियों, भारत ने अब तक इस टूर्नामेंट को 3 बार जीत चुका है। और वर्ष 2013 में, वर्ष 2014 में और वर्ष 2022 में, ऐसे 3 बार इस टूर्नामेंट को भारत ने जीतने का साथियों काम किया है। चलिए आज के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर विलय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जी हाँ, जम्मू कश्मीर विलय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 26 अक्टूबर।
जी हाँ, याद रखेंगे 26 अक्टूबर इसका सही उत्तर है, क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 को ही जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के द्वारा विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया गया था। साथियों, आप सभी को पता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ये इस बात को बल दिया गया, इस बात को रखा गया कि जितने भी देशी रियासतें थी वो या तो अपना विलय भारत में करा ले, या तो पाकिस्तान में करा ले, या तो स्वयं की स्वायत्तता हासिल कर ले। ऐसे में साथियों, जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय कराने का फैसला लिया और वो महत्वपूर्ण तारीख थी 26 अक्टूबर। तो इसका आंसर आप जरूर याद रखेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल, जिसे हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम से भी जानते हैं, ने किस देश को 4 साल बाद अपनी ग्रे सूची से हटा दिया है? जी हाँ, किस देश को 4 साल बाद अपनी ग्रे सूची से बाहर कर दिया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। और FATF का पूर्ण रूप आप याद रखेंगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। जी हाँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बचत दिवस कब मनाया गया? जी हाँ, हाल ही में विश्व बचत दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 31 अक्टूबर। चलिए आज के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की विशेष विमानन एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर है शेफाली जुनेजा। जी हाँ, मैं बता दूं, शेफाली जुनेजा को वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। और वायु परिवहन समिति 1944 में शिकागो कन्वेंशन द्वारा बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन की एक समिति है। और दोस्तों, शेफाली जुनेजा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला भी बन गई है। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, A.K. गोयल को 2022-23 की अवधि के लिए भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है। वह किस बैंक के CEO है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है पंजाब नेशनल बैंक। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक के CEO हैं। और आपको जानकारी दे दूं कि A.K. गोयल इससे पहले 2021 में भी IBA अर्थात इंडियन बैंक एसोसिएशन भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। साथियों, पंजाब नेशनल बैंक से पहले A.K. गोयल यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO भी रह चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्री ने कृषि और वानिकी पर 7वीं आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है नरेंद्र सिंह तोमर। जी हाँ, नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में देश के केंद्रीय कृषि मंत्री भी है। और साथियों, आसियान इसका पूर्ण रूप क्या होता है? अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसका पूर्ण रूप होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, अर्थात दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ। दोस्तों, अब यहाँ पे प्रश्न यह भी उठता है कि आसियान में कुल सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो आसियान में कुल सदस्य राष्ट्रों की संख्या 10 है। उत्तर जरूर याद रखेंगे, 10 सदस्य राष्ट्र आसियान में होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले 14वें प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा हैलोवीन फेस्टिवल किस देश से संबंधित है? जी हाँ, अभी काफ़ी चर्चा का केंद्र रहा था यह प्रश्न। और हाल ही में चर्चा में रहा हैलोवीन फेस्टिवल किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया। और साथियों, दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। यहाँ की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? तो वॉन। और राष्ट्रपति वहाँ के कौन होते हैं? तो वहाँ के राष्ट्रपति है यू सुक योल। साथियों, यह हैलोवीन फेस्टिवल चर्चा के केंद्र में इसीलिए रहा क्योंकि अभी इस फेस्टिवल के दौरान वहाँ पर एक बहुत बड़ी भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में करीब 150 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। साथियों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में भारतीय नौसेना ने मोजाम्बिक और किस देश के साथ पहले त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास IMT ट्राइलेट का आयोजन किया? जी हाँ, प्रश्न एक बार रिपीट कर रहा हूँ। अक्टूबर 2022 में भारतीय नौसेना ने मोजाम्बिक और किस देश के साथ पहले त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास IMT ट्राइलेट का आयोजन किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है तंजानिया। जी हाँ, IMT यहाँ पे आप याद रखेंगे 3 देशों का ये नाम है। IMT में I से इंडिया, जबकि M से मोजाम्बिक और T से दोस्तों तंजानिया होता है। चलिए चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में UGC ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा है? जी हाँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा है? तो इसका दोस्तों राइट उत्तर है, सही आंसर है 11 दिसंबर।
याद रखेंगे 11 दिसंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में टाटा समूह ने एयरबस के साथ साझेदारी में भारतीय वायुसेना के लिए गुजरात के किस शहर से C-295 परिवहन विमान बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बड़ोदरा। जी हाँ, यह इस तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी द्वारा भारत में एक सैनिक विमान का निर्माण किया जाएगा। साथियों, अनुबंध के रूप में 16 विमान उड़ान भरने की स्थिति में वितरित किए जाएंगे और 40 विमान भारत में ही निर्मित किए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में स्टैचू ऑफ बिलीफ का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हाल ही में स्टैचू ऑफ बिलीफ का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है राजस्थान। साथियों, मैं आपको बता दूं कि यह जो स्टैचू ऑफ बिलीव है, यह भगवान शिव की एक प्रतिमा है, भगवान शिव की एक मूर्ति है जो भारत में बनी है और यह दुनिया की चौथी सबसे ऊंची और भारत की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। जी हाँ, याद रखेंगे, दुनिया की चौथी सबसे ऊंची मूर्ति जबकि भारत की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है वह भी भारत में है। और साथियों, आज का जो हमारा प्रश्न होगा इसके लिए भी आप तैयार हो जाइए। मैं आप लोगों को आज का प्रश्न भी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको जरूर जानकारी दे दूं कि यह जो भगवान शिव की प्रतिमा बनी है अर्थात स्टैचू ऑफ बिलीफ जो बनी है, साथियों इसका हाइट कितना है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 369 फीट, मतलब 112 मीटर। तो आंसर याद रखेंगे, इसकी ऊंचाई 369 फीट 112 मीटर भगवान शिव की प्रतिमा है, दुनिया की चौथी सबसे ऊंची जबकि भारत की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति। तो मैं कह रहा था कि जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है वह भी भारत में ही है। तो साथियों आज का प्रश्न उसी से संबंधित है कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम क्या है और इसकी ऊंचाई कितनी है। तो साथियों आपको इस बार 2 उत्तर देना है, सबसे ऊंची मूर्ति का नाम और इसकी ऊंचाई कितनी है। कृपया आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में जरूर दर्शाएं। और चलिए फिर आज के लिए इतना ही। और मैं आग्रह करता हूं कि यदि आपको हमारा यह चैनल पसंद आ रहा है, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो साथियों आपके प्रोत्साहन की बहुत आवश्यकता है हमें। आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल के लिंक को, इस वीडियोस के लिंक को जितने भी अधिक लोगों तक भेज सके आप भेजने का काम करें। तो चलिए साथियों, आपका ये प्रोत्साहन हमारे बड़े काम आएगा। आपके इस प्रोत्साहन से हमें और भी अच्छा करने में मदद मिलेगी। तो चलिए आज के लिए मेरी ओर से इतना ही। आप सभी भविष्य में बहुत ही अच्छा करें, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। जय हिंद, जय भारत।